बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने जाना सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में। सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में हमने यूरोपीय संघ को पढ़ा, हमने आसियान को पढ़ा और साथ ही हमने पढ़ा चीन को, कि किस तरह से चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर रही है। अब वक्त हो चला है इस अध्याय के प्रश्नोत्तर जानने का, तो चलिए देखते हैं इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर। प्रश्न संख्या 1, तिथि के हिसाब से इनको क्रम दें। विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय आर्थिक संघ की स्थापना, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, फिर यूरोपीय आर्थिक संघ की स्थापना, फिर आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना और विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। आसियान वे या आसियान शैली क्या है? तो आसियान शैली के बारे में हमने जाना था। आसियान शैली जिसने कि यश प्राप्त किया था, प्रतिष्ठित लब्ध की थी पूरे वैश्विक मंच पर, वो शैली है सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली। वो कोई जीवन शैली नहीं है सदस्यों की और ना ही वो कोई देशों को जोड़ने वाली सड़क है, अपितु वो अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली है आसियान राष्ट्रों की। अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो यहाँ आएगा चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए या खाली स्थान भरिए। 1962 में भारत और चीन के बीच और को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई, मतलब किस किस को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी? तो यहाँ आएगा अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को लेकर भारत और चीन के मध्य 1962 की लड़ाई हुई थी। अगला है आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में सुरक्षा नीति, सदस्य देशों की सुरक्षा नीति और विदेश नीति को शामिल कर सकते हैं यहाँ हम। साथ ही हम यहाँ आर्थिक विकास भी लिख सकते हैं, ये आसियान के उद्देश्य थे। चीन ने 1972 में के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। किसके साथ? 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ, यहाँ हम लिखेंगे अमेरिका के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके और अपना एकांतवास समाप्त किया था। योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। कौन सी योजना थी वो? मार्शल योजना थी। और मार्शल योजना अमेरिका ने सहयोग किया था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना के लिए, वो योजना मार्शल योजना कहलाई थी। आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। सुरक्षा के मामले देखने वाला समुदाय कौन सा है? आसियान सुरक्षा समुदाय है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, ये है उसके उत्तर, रिक्त स्थान भरो की, यहाँ से भी आप देख सकते हैं आंसर। अब लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या हैं? कि विभिन्न राष्ट्र मिलकर एक साथ संधि या समझौता करके जो संगठन बनाते हैं उनके क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्य देख लेते हैं। क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणात्मकता लाना, क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास करना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, अन्य देशों के साथ सहयोग करना, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में आपसी सहयोग, साथ ही एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास, समझबूझ और सहृदयता विकसित करना। ये बहुत सारे उद्देश्य हैं जो संगठन बनाने के, क्षेत्रीय संगठन का निर्माण करने के। अगला प्रश्न देखते हैं, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों पर क्या असर होता है? तो देखिए, भौगोलिक निकटता का सकारात्मक असर पड़ता है क्षेत्रीय संगठनों पर, क्योंकि भौगोलिक निकटता के कारण उस क्षेत्र के देशों की कई समस्याएं, धर्म, रीति रिवाज, भाषाएं समान होती हैं और ये संगठन के निर्माण में मदद करती हैं, इन देशों को करीब लाने में मदद करती हैं। संबंधित देशों में सांस्कृतिक एकरूपता की वजह से परस्पर सहयोग और संगठन की भावना जन्म लेती है। साथ ही भौगोलिक निकटता के क्षेत्रीय संगठनों से सीमा विवाद जैसे मुद्दे हैं वो भी बातचीत से सुलझाने का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं? तो आसियान विजन 2020 की मुख्य बातों में हम देखें तो वो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापार
व्यापारिक उदारीकरण तथा वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। तो आसियान के मुख्य स्तंभ हैं आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इनके मुख्य उद्देश्य सुरक्षा समुदाय, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा की बात करता है। आर्थिक समुदाय है वो राष्ट्रों के बीच में मुक्त व्यापार और खुले व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के कहें कि संधि समझौते का मार्ग प्रशस्त करता है, विभिन्न तरीके बताता है। सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय है वो इन सदस्य राष्ट्रों के मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास, सामाजिक और सांस्कृतिक करीबता बढ़ाने का कार्य आसियान का सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। हमने अपने अध्याय में पढ़ते वक्त ये जाना था कि शुरुआत में जो ये चीनी अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी शासन प्रणाली पर आधारित थी, उसने पूंजीवाद से पूर्णतया अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। लेकिन बाद में चीनी अर्थव्यवस्था ने अपने आप में परिवर्तन किए और आज वो अपनी पुरानी चीनी अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग है। किन मायनों में है वो अलग, चलिए देखते हैं। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। चीनी अर्थव्यवस्था की नीति का उद्देश्य विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर को प्राप्त करना है। वर्तमान की नीति है वो बाजारोन्मुख नीति है। कृषि और उद्योगों का निजीकरण किया गया। आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद की अपनी परेशानियां सुलझाई। संक्षेप में उन कदमों की चर्चा करें जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आपसी बातचीत, सहयोग व परस्पर विश्वास के आधार पर यूरोपीय देशों ने अपनी परेशानियां सुलझाने का प्रयास किया। अब हम उन चरणों को देखते हैं। तो 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। राजनीतिक सहयोग के लिए 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। 1957 में इन देशों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की और सोवियत गुट के पतन के बाद 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय गठबंधन बनाती हैं। तो देखिए, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, अपना एक गायन है, अपना स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है। अन्य देशों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना रखी है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। सैनिक ताकत के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना इसके पास है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अपना एक प्रभाव है। अगला प्रश्न लेते हैं, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों से अपने विचारों की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, भारत तथा चीन विश्व की उभरती हुई 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है और इसके पास परमाणु शक्ति भी है। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना भी है और इसके साथ ही चीन बड़ी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तरीय बना रहा है। भारत की हम बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत ने भी संचार, विज्ञान, तकनीक और सूचना के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में तेजी से उन्नति की है। भारत के पास एक शक्तिशाली सेना है और भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न एक जिम्मेदार राष्ट्र है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को देखते हुए भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौता भी किया है। तो दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं की हमने विशेषताएं देखी हैं और निसंदेह ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं आने वाले वक्त में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत
संतुष्ट करने पर टिकी है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, सर्वांगीण विकास के लिए विश्व में शांति एवं व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसके साथ प्रत्येक देश का आर्थिक विकास होना भी आवश्यक है और दोनों शर्तों को क्षेत्रीय संगठन बनाकर पूरा किया जा सकता है। शांति व्यवस्था और आर्थिक विकास, ये दोनों ही क्षेत्रीय संगठन बनाकर हम इनकी प्राप्ति कर सकते हैं। अधिकांश महाद्वीपों में क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं। क्षेत्रीय संगठनों के कारण किसी भी प्रकार के विवाद को बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है और युद्ध की स्थिति होने से रोका जा सकता है। और हम सभी जानते हैं कि बातचीत के द्वारा विवादों को सुलझाना ज़्यादा आसान होता है बनिस्पत हम कहें कि युद्ध की स्थिति के। तो युद्ध की स्थिति से बचने के लिए क्षेत्रीय संगठन है वो एक अच्छा उपाय है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताएं कि वृहत्तर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव भी दीजिए। भारत और चीन विवाद की बात करें तो भारत चीन के बीच सीमा विवाद है। भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना, ये भी भारत और चीन के बीच विवाद का एक कारण है। चीन ने हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भारत की भूमिका पर असंतोष जाहिर किया है। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन पाकिस्तान का बचाव और समर्थन करता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से भारत और चीन के बीच आपसी विवाद है। समाधान किस तरह से हो सकता है कि दोनों देशों के नेताओं को रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण सहयोग की सामान्य प्रवृत्ति को विकसित करने पर बल देना चाहिए। साथ ही पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की गति का विस्तार करना चाहिए और भारत और चीन को अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मामलों पर समन्वय को बढ़ाना चाहिए और दोनों देशों को आपसी मतभेदों को आपसी बातचीत के द्वारा, आपसी विचार विमर्श के द्वारा सुलझाना चाहिए। तो ये हमने देखा कि किस तरह से चीन और भारत के संबंध हैं वो भी एक कहें कि महत्वपूर्ण विमर्श का विषय है, महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्योंकि ये दोनों ही बड़े राष्ट्र हैं, दोनों ही शक्तिशाली राष्ट्र हैं, दोनों ही तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन दोनों के मध्य अगर रिश्ते अच्छे होते हैं, इन दोनों के मध्य अगर विवाद सुलझते हैं और अगर ये दोनों एक साथ मिलकर एक मंच पर आते हैं तो निसंदेह है अमेरिकी वर्चस्व को एक बहुत बड़ी चुनौती इन दोनों देशों से मिल सकती है। तो इस संपूर्ण अध्याय में हमने जाना सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में कि हम कौन कौन से वैकल्पिक केंद्रों के रूप में देख सकते हैं किन किन संगठनों को। हमने यूरोपीय संघ के बारे में विस्तार से बात की, हमने आसियान को अच्छे से जाना और साथ ही हमने चीन की अर्थव्यवस्था और चीन के साथ भारत के संबंधों पर एक कहें कि पूरा का पूरा विश्लेषण किया। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।